अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तूफानी रात के अंधेरे गहरे होते जा रहे थे। इस वक्त चांदनी छिटकी होती अगर शाम से पहले ही घने घने काले बादल आसमान पर न छा गए होते। बिजली तो कई घंटों से आसमान में कौंध रही थी। कभी कभी बादल गरज भी उठते, मगर बारिश अभी जमकर नहीं हुई थी। कभी कभार वो हल्की मोटी बूंदें बरस पड़ती और फिर एक लंबा सन्नाटा छा जाता, जिसमें तूफानी हवाओं के आवारा झोंके सनसनाते हुए गुजरते रहते और शहर से बाहर के इस वीरान हिस्से की खामोशियां और भयानक हो जाती। बिजली की चमक में कभी कभी आसपास के ऊंचे पेड़ों के साए नजर आ जाते, मगर फिर वही घटा टोप अंधेरा। आज की रात बड़ी भयानक थी और उस पर यह तूफानी बारिश। खिलजीपुर की सारी आबादी मकानों के दरवाजे बंद करके चैन की नींद सोई हुई थी। जो बेघर जाग भी रहे होंगे वो कहीं तूफान से पहले ही सर छुपाए पड़े होंगे। शहर की आखिरी हद पर गड़िया सराय थी, जहां एक छोटा सा होटल भी था, जो सुबह बहुत सवेरे खुलता और इसी तरह रात बहुत जल्दी बंद भी हो जाता था, जिसमें कुछ नए पुराने मुसाफिरों के अलावा मुस्तकिल तौर पर शहर के बहुत से तांगे वाले रहा करते थे। छोटी सड़क इसी सराय के पास से गुजरती हुई शहर से बाहर निकल गई थी, जहां 3 मील आगे चलकर सड़क के किनारे दोनों तरफ घने पेड़ों का सिलसिला शुरू हो जाता, जिनकी वजह से गर्मियों में सड़क पर साया, जाड़ों में सर्दी और बरसात में छुपने की जगह रहती। इन्हीं पेड़ों के बीच से होकर एक कच्ची सड़क, जो पुंज रोड कहलाती थी, ठाकुर पुंज की तरफ निकल गई थी। ठाकुर पुंज एक छोटा सा कस्बा था, जो शहर से लगभग 25 मील की दूरी पर था। इस कस्बे और शहर के बीच में बाकी इलाका वीरान और जंगली पेड़ों से घिरा हुआ था। दिन में इस तरफ ठेकेदारों की बसें चलती थीं, जिनके जरिए अगले 20-20, 24-24 देहातों के लोग आते जाते रहते। लेकिन रातों को बिल्कुल सन्नाटा रहता। यहाँ तक कि इस तरफ से देहाती अपनी बैलगाड़ियाँ भी लेकर रात ढले नहीं गुजरते थे, क्योंकि ठाकुर पुंज और गडरिया सराय के बीचों बीच कच्ची सड़क के किनारे ठाकुर गुरुदत्त सिंह की वो कोठी बनी हुई थी, जो आसपास के देहातों में बदनाम थी। ये कोठी बहुत खूबसूरत स्टाइल से बनाई गई थी। 2 मंजिला लंबी चौड़ी पक्की इमारत, ऊपर खुली हुई छत थी, जिस पर 2 फीट ऊंची मुंडेरें थीं। कोठी के सामने एक बाग था जो अब मुरझाया हुआ बल्कि सूखा पड़ा था, और जहां खूबसूरत फूलों की क्यारियों में भी अब जंगली पौधे और घास उगाई थी, और कांटेदार जंगली झाड़ियां जमीन पर दूर तक फैल गई थीं। ठाकुर कभी इस रियासत के राजा बोले जाते थे, मगर अब तो उनका नामो निशान मिट चुका था। सिर्फ एक लड़का रह गया था, जो बकरमपुर में मजिस्ट्रेट था। दूर दराज के रिश्तेदारों में एक बूढ़ी मनशाइन यानी मुंशी की बीवी रह गई थी, जो ठाकुर पुंज में रहती थीं। एक वो थी और उनकी लड़की, आगे पीछे कोई नहीं था। कभी कभी मजिस्ट्रेट देवदत्त ही कुछ भेज देते थे, मगर उन्होंने कभी एक दूसरे की सूरत तक नहीं देखी थी, क्योंकि वो बचपन ही से विलायत पढ़ने चले गए थे और जवान होकर लौटे तो मजिस्ट्रेट बन गए। वो बाप की मौत पर विलायत में ही थे। उन्हें अपने बाप के बारे में भी इससे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था कि बचपन में ही जब से देवदत्त की माँ मरी थी, उन्होंने एक खूबसूरत औरत से शादी कर ली थी, जो नस्ल की अंग्रेज़ थी। लेकिन बाद में वो कुछ ऐसी वफादार साबित हुई कि उनके घर की ही होकर रह गई। देवदत्त शायद इसीलिए बाप को पसंद नहीं करते थे। यही वजह थी कि बकरमपुर में मजिस्ट्रेट बने उन्हें 5 साल गुजर गए, मगर उन्होंने पलटकर इधर नहीं देखा था। ठाकुर धन जायदाद तो सब अपनी जिंदगी में ही ऐश और आराम की खातिर लुटा चुके थे। सिर्फ ये एक कोठी रह गई थी, जो आज 5 बरस से बंद पड़ी थी, और इसका सामान भी वैसा ही बंद पड़ा था।
लोग कहते थे कि ठाकुर की अंग्रेज बीवी के पास उनका एक रिश्तेदार भी विलायत से आ गया था, जो उन लोगों के साथ इसी कोठी में रहा करता था, लेकिन बाद में शहर की तरफ चला गया। और उसके जाने के बाद ही एक दिन ठाकुर और उनकी बीवी का देहांत हुआ। वो दोनों एक साथ क्यों मरे थे, ये कोई नहीं जानता था। आम तौर पर यह मशहूर था कि एक रात किसी बात पर आपस में लड़कर दोनों ने खुदकुशी कर ली थी, और उस दिन सुबह उनकी लाशें बड़े भयानक रूप में पाई गई थीं। दोनों ने जहर पी लिया था, जिसकी वजह से उनके जिस्म नीले पड़ गए थे। मगर ठाकुर और उनकी पत्नी की इस रहस्यमयी खुदकुशी के साथ ही एक बड़ी भयानक बात इस कोठी के बारे में मशहूर हो गई थी। वो ये कि ठाकुर के मरने के कुछ दिनों बाद ही एक दिन उनकी लाश को इस कोठी में घूमते देखा गया था। उस वक्त तक कोठी का पुराना नौकर गंगादास उस कोठी के एक बाहरी कमरे में उसकी हिफाजत के लिए रह रहा था, लेकिन उस रात ठाकुर की आत्मा को देखकर वो ऐसा डरा कि महीनों उसे बुखार आता रहा। वो दूसरे दिन सुबह ही उसी के रिश्तेदार जो उससे मिलने आए थे उसे इस कोठी से उठा ले गए थे, और तब से किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि दिन के उजाले में भी इधर से गुजर सकें। खुद ठाकुर पुंज के लोगों का आंखों देखा बयान था कि अक्सर अंधेरी रातों में उन्होंने कोठी के पिछवाड़े बनी हुई ठाकुर की समाधि से ठाकुर को आधी रात के वक्त हाथ में एक लालटेन लिए उठकर आते देखा है। इसी वजह से रात को गांव वालों ने इधर से बैलगाड़ियां लेकर भी चलना छोड़ दिया था। ठाकुर की समाधि इस कोठी के पीछे वाली बाग के कोने पर ढलान की तरफ बहती हुई नदी के नज़दीक बनी हुई थी, और उससे मिली हुई उनकी अंग्रेज बीवी की कब्र थी। इससे ज़रा हटकर 8-10 कदम के फासले पर नदी के ढलान पर एक बहुत पुरानी पंचक्की लगी हुई थी, जो किसी काम नहीं आती थी और लंबे अरसे से बिगड़ी पड़ी पड़ी बेकार हो गई थी। इसके पंखे अब भी तेज़ हवा के ज़ोर से एक आध चक्कर काट लेते, मगर निचले घेर में जो पक्की ईंटों का बना हुआ था अब जंगली सियारों का डेरा बनकर रह गया था। नदी के उस पार दूर तक घने पेड़ों के बीच ऊंचे नीचे टीले और कांटेदार झाड़ियों वाले मैदान फैले हुए थे, और कोठी के दाएं बाएं भी जो कुछ खेतों के टुकड़े थे वो मुद्दत से बेकार पड़े पड़े सूख कर बंजर हो गए थे। हर तरफ वीरानी का राज था, और ख़ासकर अंधेरी रातों में तो यहाँ अजीब वीरानी का आलम रहता था। आज ज़रूर कोई तूफ़ान आने वाला था। हवाएं पागलों की तरह इधर उधर तन कर पेड़ों से टक्करें मारती फिर रही थीं, और बिजली की चमक बादलों की गरज के साथ साथ बढ़ती जा रही थी। अचानक जोर की बारिश शुरू हो गई। छोटी छोटी पनाह वाली झाड़ियों में छुपे जंगली जानवर गड्ढों और गुफाओं की तरफ निकलकर भागने लगे। तूफान उमड़ आया था। हवा का झक्कड़ इतना तेज चला कि पेड़ों के तने हिल गए। एक बार बिजली जोर से चमकी, और फिर जैसे कोई पथरीली जमीन पर बहुत से वजनी ड्रम लुढ़का दे, इस तरह बादल गड़गड़ाने लगे। इतने में न जाने कहाँ से किसी टॉर्च की रोशनी एक भागते हुए सियार पर पड़ी। एक तरफ से एक शोला निकला, बंदूक का एक फायर हुआ, और एक सियार की 2-3 चीखें ऊंची होकर तूफान के शोर में डूब गईं। बिजली एक बार और जोर से कड़की, और दूर तक का मंजर पलक झपकते तक रोशन हो गया। 6 इंसानी साए ठाकुर की कोठी की तरफ चले आ रहे थे। उनके कदम कीचड़ में लथपथ धीरे धीरे उठ रहे थे। उनमें से 2 ने शायद ओवरकोट या बरसातियां पहन रखी थीं, और इनमें से 3 के हाथों में बंदूकें थीं, और एक ऊंचे कद का आदमी हाथ में लंबी सी टॉर्च लिए हुए था। बार बार बिजली के चमक जाने से रास्ता साफ और दूर तक नजर आ जाता था, इसलिए टॉर्च जलाने की शायद नौबत नहीं आई थी। देहाती और उनके पीछे चलने वाले आदमी ने, जो अंदाज से उन लोगों का नौकर या शहरी मजदूर मालूम होता था, एक मोटा सा बांस अपने कांधों पर रखा था, जिस पर एक शिकार किया हुआ हिरन
चारों पैरों से बंधा हुआ उल्टा लटक रहा था। हुश, क्या बिना मौका तूफान आया है। इनमें से एक अपने माथे पर सर के बालों से बहकर आने वाले पानी को पोंछते हुए उंगलियां झटक कर बोला, तूफान कहकर थोड़ी आता है। किसे मालूम था कि जिस दिन हम शिकार खेलने आएंगे उसी दिन ये मुसीबत भी आ जाएगी। दूसरा उसके बराबर चलता हुआ बोला, कुछ भी सही, लेकिन है ये मौका बहुत ही मज़ेदार। अंधेरी रात, वीरान जगह, घनी खौफनाक झाड़ियाँ और ऊपर से ये तूफानी हवा। भाई बड़ी दिलचस्पी की हैं ये घड़ियाँ। उनका तीसरा नौजवान साथी बीच में बोल उठा, यहाँ भीग भीग कर जान पर बनी है और तुम्हें मज़ा आ रहा है। पहले ने टेढ़ा सा मुंह बनाकर कहा, शफी, सिगरेट हो कि तुम्हारे पास? दूसरे साथी ने चौथे से पूछा, तुम आदमी हो या बकलोल? ऐसे में सिगरेट जलेगी कैसे और पियोगे कैसे? शफी नाम का साथी दोनों बाहों से अपने ओवरकोट के कॉलर गले के नज़दीक थामे हुए बोला। उसने उन कॉलरों में अपना आधा चेहरा तक छुपा रखा था। मैं फिर कहता हूँ सरकार, उस कोठी की तरफ मत चलिए, इससे तो भीगते रहना ही अच्छा है। साथ वाला देहाती एक बार फिर चलते चलते ठहर कर बोला, क्यों? वो बड़ी भयानक जगह है। ठाकुर का मुर्दा उसमें रातों को टहलता फिरता है। देहाती ने दोबारा उन्हें समझाया, लेकिन खुद उसकी आवाज़ लरज रही थी और कांधे पर रखा हुआ बांस जिसमें हिरन लटका हुआ था कांपता जा रहा था। तुम देहाती लोग भी बड़े बेवकूफ़ होते हो, अंधविश्वासी कहीं के। भला मुर्दे भी कहीं टहला करते हैं? पहले वाले ऊंचे कद के आदमी ने उसे झिड़क दिया। लोगों ने अपनी आंखों से उसे ठाकुर की समाधि की तरफ से आते देखा है। गांव वाले कभी झूठ भी नहीं बोलते सरकार। उसने फिर उन्हें यकीन दिलाने की कोशिश की, ये उनका वहम है। हम शहरी लोग इस किस्म की बकवास नहीं मानते। तुम खुद हमारे साथ ठहर कर देख लेना, वहाँ कुछ नहीं होगा। ऊंचे कद के साथी ने उसे मुलायम लहजे में समझाया। ऐसी बातें लोग दूसरों को डराने के लिए कर लिया करते हैं दीनू। तीसरा साथी भी उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, अपनी तो समझ में नहीं आता सरकार। देहाती, जिसका नाम दीनू था, ये कहकर फिर आगे चलने लगा, तुम क्यों डरते हो? हम लोग जो साथ हैं, और फिर हमारी ये बंदूकें, ये तो 1000 मुर्दों की खोपड़ियाँ उड़ा सकती हैं। दूसरा आदमी ठहाका लगाकर बोला, मगर 5 साल से उसे किसी ने नहीं खोला सरकार। कोई बात होगी तभी तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। दीनू फिर से सोचते हुए बोला, हुश, वो कोई और वजह होगी। क्यों शफी? पहला साथी ये कहकर चौथे की तरफ पलटा। हाँ, लेकिन वीरान जगहें कई दफ़ा हॉन्टेड भी हुआ करती हैं। शफी ने सीरियस होकर जवाब दिया। बिजली फिर एक बार चमककर गायब हो गई। मैं ये सब नहीं मानता, और फिर इस तूफान में हम कहीं और सर भी नहीं छुपा सकते। वहाँ तो हम रात भी आराम से बसर कर सकेंगे। ऊंचे कद वाले साथी ने कहा, और फिर सब खामोश हो गए। तूफानी हवा पेड़ों के बीच से शाएं शाएं करती गुजर रही थी, और बारिश का वही आलम था। कच्ची सड़क पर बारिश से जो कीचड़ पैदा हो गई थी, उसकी वजह से तेज़ चलना मुश्किल हो रहा था। कार का क्या होगा प्रदीप? इनमें से एक ने चौंक कर पूछा। सुबह करीब के किसी गांव से बैल मंगवा लेंगे, वो घसीट ले जाएंगे शहर तक। ऊंचे कद के प्रदीप ने जवाब दिया, और फिर वो अपने ओवरकोट के कॉलरों से चेहरे और गर्दन को छुपाए खामोशी से आगे बढ़ने लगे। वीरान ठाकुर लॉज। उनके कपड़े पानी में शराबोर हो चुके थे, और बारिश का तूफान धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। एक बार जो कड़कती हुई बिजली आसमान पर लहराई, तो उसकी रोशनी में वो सब चौंक पड़े। दूर से नजर आने वाला
ठाकुर की कोठी का धुंधला धुंधला अक्स अब साफ सामने था। वो उसके नज़दीक पहुंच चुके थे। फिर सोच लीजिए सरकार, दीनू ने कोठी के वीरान बाग के दरवाजे पर रुक कर कहा। क्या पागलपन है, तुम आदमी हो या चूहे? प्रदीप ने उसे डांट दिया और वह चुप हो गया, लेकिन उसके चेहरे का रंग डर की वजह से उड़ा जा रहा था। प्रदीप ने टॉर्च की रोशनी सामने की तरफ फेंकी। सामने कोठी का वरामदा वीरान पड़ा था और कोई जंगली जानवर बैठा उनकी तरफ देख रहा था। उसकी आंखें इतनी तेज और चमकीली और भयानक थीं कि ठिठक कर वो सब रुक गए और दीनू तो थर थर कांपने लगा। लेकिन इससे पहले कि प्रदीप या उसके साथी उस पर निशाना लें, वो अपनी जगह से उठकर एक छलांग लगाकर बाग की कांटेदार झाड़ियों में गायब हो गया। हमें सावधान रहना होगा, शायद वो कोई चीता या भेड़िया रहा हो, प्रदीप बोला। इसकी क्या ज़रूरत है, दरवाजे जो बंद कर लेंगे, शफी ने कहा। ठीक है, ये कहकर वो वरांडे की सीढ़ियों पर चढ़ गए। शायद हवा के झक्कड़ों ने यहाँ की बहुत सी धूल उड़ा दी थी। फिर भी इधर उधर कोनों में और छत में जगह जगह मकड़ी के जाले लगे हुए थे। वरांडा दोनों तरफ फैलते फैलते 2 बाहरी कमरों के दरवाज़ों पर ख़त्म हो गया था। शिकारियों की टॉर्चों की रोशनी में कोठी की वीरानी बहुत भयानक मालूम हो रही थी। सामने की तरफ एक आर्च नुमा दरवाज़ा था, जिस पर एक लगभग 6 इंच का ताला लटक रहा था। हफ! एकदम शफी जोर से उछल पड़ा। वरांडे के एक कोने से कोई चीज़ निकलकर सरसराती हुई उसके पास से गुजर गई। प्रदीप ने टॉर्च की रोशनी घुमाई तो वो काले रंग का लगभग 3 फीट लंबा सांप था। बाप रे! उनके साथ वाला शहरी नौकर मुंह पर हाथ रखकर बोला। इसे खोला कैसे जाए? एक ने कहा। तोड़ डालो, दूसरा बोला। वरांडे में आकर उन्होंने अपने भीगते हुए हैट और कोट उतार लिए थे। ठंडी हवा बदन से टकरा टकरा कर उन्हें सर्दी से कपकपा रही थी। ये जुर्म होगा, हमें यहाँ सिर्फ रात के कुछ घंटे गुजारने हैं, प्रदीप ने कहा। तो फिर कोई और रास्ता तलाश किया जाए, दूसरा साथी बोला। देखो ये खिड़की, शायद हम इसे खोल सकें। ये कहकर उनमें से एक दरवाजे के बगल वाली खिड़की की तरफ बढ़ा, जहां मकड़ियों ने जाले तान रखे थे। लेकिन एक बार जोर से ढकेलने पर ही वो खिड़की अचानक अंदर की तरफ खुल गई। आओ, रास्ता मिल गया, वो साथी सबकी तरफ देखते हुए बोला। चलो, ये कहकर प्रदीप आगे हो लिया। सबने अपनी अपनी टॉर्च रोशन कर ली और बंदूकों को संभाले हुए खिड़की की राह अंदर दाखिल हो गए। मगर दीनू डर से अब तक लरज रहा था। तुम बिल्कुल मत डरो दीनू, हम सब साथ हैं, प्रदीप ने उसे भरोसा दिलाया। तुम्हारे पास मोमबत्तियां तो हैं ना शफी? गजादन ने शफी से पूछा। हाँ, ये लो। शफी ने जेब से बहुत सी सफ़ेद मोमबत्तियां निकालकर उसे दे दीं। मोमबत्ती की रोशनी में कमरा साफ नज़र आने लगा। यहाँ हर चीज़ करीने से रखी थी, अलबत्ता सारा सामान धूल मिट्टी से अटा हुआ था, जैसे परसों से इसे किसी ने छुआ न हो। फर्श पर एक कश्मीरी कालीन बिछा था, जिस पर कदम रखने से धूल उड़ती थी। बीचों बीच एक गोल सी मेज़ थी, जिसके चारों तरफ 5-6 कुर्सियाँ पड़ी थीं। एक तरफ कोने में एक टेबल थी, जो धूल मिट्टी में अटी होने की वजह से गंदी मालूम हो रही थी। उसके करीब ही एक खुली अलमारी थी, जिसमें कुछ किताबें रखी थीं और वो भी धूल से अटी हुई थीं। यहाँ भी मकड़ियों ने मेज़ के कोनों, दीवारों के किनारों पर, छत में, यहाँ तक कि कुर्सियों तक में जाले तान लिए थे। बाहर तेज तूफानी हवा की सनसनाहट के सिवा फिजा एक बेजान मुर्दे की तरह शांत और बेजान थी। पूरी कोठी पर वीरानी छाई थी। वो उन कुर्सियों को छाड़कर उन पर थके हुए से बैठ गए और कुछ देर खामोशी से सोचने लगे। उसी कमरे में एक और चौड़ा दरवाज़ा था, जिस पर धूल से अटे हुए पर्दे लटक रहे थे। ये अंदर वाले हॉल का दरवाज़ा था। तुम लोग यहीं बैठो,
हम ज़रा इस कोठी का जायज़ा ले लें कि कहाँ ठहरना ज़्यादा बेहतर होगा, और फिर चाय वगैरह भी तो तैयार करनी है। प्रदीप ने गजानन से कहा। अच्छा, तुम तीनों घूम आओ। गजानन, शफी, प्रदीप और तीसरे साथी शिवनाथ की तरफ इशारा करके बोला। हम अभी आते हैं। ये कहते हुए प्रदीप, शिवनाथ और शफी अपनी टॉर्चें हाथों में लिए उस दरवाजे की तरफ बढ़े। शिवनाथ ने दरवाजे को जोर से हिलाया, मगर ऊपर से चिटकनी लगी हुई थी। प्रदीप ने जब हाथ ऊंचा करके सिटकिनी खोली तो दरवाज़ा खुल गया और अंदर हुमसी हुई हवा का एक झोंका उनके चेहरे पर गुजरता हुआ कमरे से बाहर निकल आया। अंदर बहुत अंधेरा है। टॉर्च तो है ना? ये कहकर प्रदीप आगे हो लिया और वो दोनों उसके साथ हो लिए। ये हॉल काफ़ी बड़ा और ऊंचा था। इसकी छत तकरीबन 35 फीट ऊंची थी। बीच में 2 सोफ़ा सेट और कुछ कुर्सियां और मेज़ थीं। किनारों की तरफ गद्दे और कुर्सियां पड़ी हुई थीं। बीच वाले सोफ़ा सेट के करीब एक मेज़ के ऊपर एक बड़ा सा शमादान रखा था, जिसमें कई बत्तियां लगी हुई थीं, जिनके ऊपर हवा से हिफाजत के लिए शीशे के खौल थे। प्रदीप ने दिया सलाई सुलगाकर उस शमादान को जला दिया। प्रदीप ने दिया सलाई सुलगाकर मोमबत्तियां जला दीं। इस तरह कमरा जगमगाने लगा, मगर उसका सन्नाटा, अकेलापन और कोठी का भयानक अंधेरा माहौल उन्हें कुछ कुछ डरा सा रहा था। जैसे एक अजीब सी दहशत अनजाने तौर पर उन पर छाने लगी थी। तुमने कुछ सुना प्रदीप? गजानन चौंक कर उससे धीरे से बोला। क्यों, क्या बात है? अभी ऐसा मालूम हुआ था जैसे उधर किसी के कदमों की आवाज़ आई। गजानन ने अंदर के एक दूसरे दरवाजे की तरफ इशारा किया, जो हॉल के बाद वाले बड़े कमरे में खुलता था और जिससे लगा ठाकुर और उनकी अंग्रेज़ बीवी का बेडरूम था। तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। चलो उधर भी देख लेते हैं, प्रदीप ने जवाब दिया। मगर जब वो उस हॉल को रोशन छोड़कर दूसरे दरवाजे से अंदर के कमरे में गए तो कहीं कोई भी नहीं था। और फिर ऐसी भयानक जगह आ भी कौन सकता है, वो भी आधी रात को। ये कमरा अंदाज़न 25-30 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा होगा। यहाँ एक कमरे में लोहे की 2-3 खाली मसहरियाँ पड़ी हुई थी। एक गोल सी मेज़ कमरे के बीच में बिछी थी और उसके चारों तरफ कुर्सियाँ थीं। इसी कमरे से मिला हुआ एक छोटा सा कमरा था, जो इंग्लिश स्टाइल का किचन मालूम होता था। यहाँ भी मेज़ पर शमादान मौजूद था, जिसे जला देने से कमरा जगमगा उठा। ये छोटा कमरा किचन था। ये देखो, स्टूल भी मौजूद है और बिजली का चूल्हा भी। शफी ने इधर उधर नज़रें दौड़ाकर कमरे का जायज़ा लेते हुए कहा। बर्तन भी बाकायदा मौजूद हैं। प्रदीप ने अपना ख्याल जाहिर किया। बहरहाल चाय यहीं तैयार हो जाएगी, पानी भी आसानी से मिल ही जाएगा। तो शफी, तुम सबको यहीं बुला लो। यहाँ रात बड़े मज़े से बसर हो जाएगी। यहाँ तो सर्दी भी नहीं लग रही, और फिर अगर लगे भी तो ये आतिशदान जला लेंगे, प्रदीप ने शफी से कहा। अच्छा, शफी ये कहकर टॉर्च लिए हुए पलटा। डरोगे तो नहीं? प्रदीप मुस्कुराया। लाहौल वाला, डरना कैसा? ये कहकर वो लंबे लंबे डग भरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया और गजानन और प्रदीप कमर सीधी करने के लिए कुर्सियों पर बैठ गए। सामने दीवार पर एक खिड़की थी। उस खिड़की से बाहर का मंजर साफ नज़र आ सकता था। एक बार जब बिजली ज़ोर से चमकी तो प्रदीप ने देखा कि यह खिड़की कोठी के पिछले हिस्से की तरफ है, जहाँ से वो सूखा नाला, जिसके बारे में दीनू बता रहा था, नज़र आ सकता था। क्योंकि पुरानी टूटी पंचक्की का पंखा बिजली की चमक में खिड़की के शीशों की ओट से धुंधला धुंधला सा दिखाई पड़ रहा था। मगर वो तीनों की बताई हुई कहानियों से दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। मरे होंगे ठाकुर, खुदकुशी कर ली तो क्या हुआ, सैकड़ों रोज़ मरा करते हैं।
उन्हें तो इस वक्त बस चाय पीकर आराम करने की ख्वाहिश थी। ये क्या? अचानक गजानन डर से उछल पड़ा। क्या है? प्रदीप ने पूछा। अभी कमरे का दरवाज़ा कितनी जोर से चरचराया था, वो पलंग पर बैठते हुए बोला। मालूम होता है तुम डरने लगे हो। प्रदीप मुस्कुराया। नहीं, फिर भी ये जगह बहुत भयानक है। होगी, हमें तो सिर्फ एक रात गुजारनी है, प्रदीप ने जवाब दिया। इतने में हॉल की तरफ से बहुत से कदमों की चाप सुनाई दी और लम्हा भर बाद शफी अपने दूसरे दोस्तों को लेकर आ पहुंचा। दीनू बहुत डरा हुआ था। वो इस जगह की एक एक चीज को आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। सबने अपने भीगे हुए कोट जूते वगैरह उतार डाले और इत्मीनान से कुर्सियों पर बैठ गए। पानी कुछ मध्यम हो जाए तो हम में से कोई 2 आदमी जाकर कार से बिस्तर तो उठा लाएं, प्रदीप ने राय दी। कौन जाएगा इस अंधेरे और मुसीबत में? यूं ही आतिशदान जलाकर सुबह कर लेंगे, गजानन ने राय दी। हाँ, इस वक्त जाना खतरे से खाली नहीं होगा, शफी भी बोल पड़ा। ठाकुर का मुर्दा। आतिशदान में किचन में पड़े हुए सूखे कोयले जला दिए गए। न जाने कब से सब कुछ इसी तरह रखा था। यहाँ जिंदगी की ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। खाने पीने की चीज़ें शायद चूहे बिल्ली खा गए होंगे, लेकिन इस्तेमाल की हर चीज़ मौजूद थी। अपनी अपनी कुर्सियाँ आतिशदान के नज़दीक खींचकर वो लोग बैठ गए और किचन से ही एक बर्तन लाकर उसमें चाय चढ़ा दी गई। पानी में इतनी देर तक भीगने के बाद गरम गरम आग की आंच उन्हें एक अजीब सा मज़ा दे रही थी। उस पर इस वीरान और अनजान माहौल का लर्जा देने वाला सन्नाटा। हिरन खराब हो जाएगा, एक साथी कुछ सोचकर बोला। वो वहीं बाहर के कमरे में पड़ा है और फिर ऐसे में उसकी फिक्र की ज़रूरत नहीं। खैरियत से सुबह हो जाए तो और शिकार कर लेंगे, कमबख्त तूफान तो रुके, शफी ने राय दी। इधर खिड़की से देखो, बाहर बिजली की चमक में तूफान का जोर कितना भयानक मालूम हो रहा है। प्रदीप ने शीशेदार खिड़की की तरफ इशारा किया। इसके पर्दे गिरा दो, गजानन बोला। अच्छा लो, तुम्हें शायद डर लग रहा है कि तूफान यहाँ भी ना आ पहुँचे। प्रदीप मुस्कुराया। नहीं, बल्कि कमरा और गर्म हो जाएगा। गजानन ने उसकी बात का जवाब दिया। कुछ भी हो, ये रात है बड़ी मज़ेदार। हम इस वक्त इस भयानक जगह पर मौजूद हैं, जिसके बारे में दिनों के गांव वाले बताते हैं कि यहाँ ठाकुर का मुर्दा रातों को घूमा करता है। प्रदीप के लहजे में तंज था, लेकिन दिनों के चेहरे पर डर और परेशानी के मिले जुले भाव बढ़ते ही जा रहे थे। क्या बजा है इस वक्त? 1:30 बज रहा है। चौथा साथी कलाई की घड़ी देखकर बोला। यार गजानन, सिगरेट तो दो। शफी ने फिर गजानन से कहा। ले भाई ले, नहीं मानेगा तू। गजानन ने अपने भीगे हुए कोट के अंदर की जेब से सिगरेट का भीगा हुआ पैकेट निकालकर उसकी तरफ फेंक दिया। शफी ने उसे सेकने के लिए आतिशदान के किनारे रख दिया। अब भी मेरी मानो सरकार, चले चलो यहाँ से। राम जाने क्या होने वाला है, मेरा तो दिल डोल रहा है। तीनों ने एक बार और उनसे इल्तिजा की, यानी आग्रह किया। उसकी हालत से प्रदीप का नौकर जग्गी भी डरा हुआ था। उसे भी इस सनसनीखेज वीरान जगह से डर लग रहा था। इतने में चाय तैयार हो गई। कोठी में हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद थी। चीनी के कप भी मिल गए और वो इत्मीनान से बीच की गोल मेज़ पर बैठकर चाय पीने लगे। बारिश की ठंडी हवा में भरी हुई खुनकी यहाँ तक अपना असर डाल रही थी, लेकिन आतिशदान के करीब होने की वजह से वो इसे ज़्यादा महसूस नहीं कर रहे थे। धीरे धीरे बाहर तूफान का ज़ोर शोर मध्यम हो चला। मालूम होता है बारिश रुक रही है, गजानन बोला। कुछ ऐसा ही है, प्रदीप ने कहा। और वाकई अब बारिश थम गई थी। अलबत्ता बरामदे की ओलती से पानी बह बहकर अभी तक ज़मीन पर गिर रहा था। वो पांचों बिल्कुल खामोशी से बैठे थे।
अंदर बाहर हर तरफ गहरा सुकून छाया हुआ था और इस आधी अंधेरी रात की खामोशी में एक डरावनापन शामिल था। तीनों बराबर के कमरे में चाय की प्यालियां रख रहा था कि अचानक फिर बाहर की खिड़की से हवा का एक जोर का तूफान कोठी की तरफ बढ़ता दिखाई दिया और इसके साथ ही उस तरफ से जहां ठाकुर और उसकी अंग्रेज बीवी की कब्र या समाधि थे, एक मध्यम सी रोशनी अंधेरे में हरकत करती नजर आई। दीनू के हाथ से चाय की प्यालियां गिरकर फर्श पर टूट गईं। वो फटी हुई आवाज में चीखा, वो आ रहा है सरकार, ठाकुर का मुर्दा आ रहा है। सब एकदम चौंक पड़े। प्रदीप की नजरें खिड़की के शीशों से पार गुजर गईं। वाकई उधर समाधि की तरफ से कोई साया सा अंधेरे में हरकत करता नजर आ रहा था। उसके हाथ में एक पुराने स्टाइल की मध्यम सी जलती हुई लालटेन थी। पीछे पुरानी पंचक्की के जड़ से लगकर नदी का पानी शोर मचाता बह रहा था और किसी कब्रिस्तान की तरह शांत और वीरान फिजा में किनारों से टकराकर उसके बहने की आवाज़ और भयानक सी लग रही थी। किनारे की मिट्टी के कंगारे मौजों के टकराव से टूट टूट कर पानी में गिर पड़ते और ऐसी आवाज़ होती जैसे कोई पानी में कूद रहा हो। अंधेरा चारों तरफ छाया था और इस अंधेरे में ठाकुर की समाधि की तरफ से वो काला इंसानी साया धीरे धीरे कोठी की तरफ बढ़ रहा था। वो बड़ा भयानक मालूम हो रहा था। उसके चलने का अंदाज भी अजीब सा और भयानक था। उसके पैर जमीन में घसीट रहे थे और बदन बिल्कुल सीधा था। वो सब डरी नज़रों से एक दूसरे की सूरतें देखने लगे। तो तीनों ने गलत नहीं कहा था। गजानन हैरत से मुंह खोलकर बोला, जरूर इसमें कोई रहस्य है। प्रदीप ने दबी जबान से कहा, वो इसी तरफ आ रहा है। शफी चीखा और उनकी बहादुरी एक लम्हे के लिए ख़त्म हो गई। सबके चेहरे खौफ और हैरत से सवालिया निशान बन गए थे। दीनों तो किचन में ही ज़मीन पर दुबका थर थर काँप रहा था। वो नज़दीक आ रहा है, वो इसी तरफ आ रहा है। शफी भी खिड़की की तरफ डरी नज़रों से देखकर अपनी बंदूक लोड करने लगा। गजानन ने भी बंदूक संभाल ली। ये क्या बेवकूफ़ी है? न जाने वो कौन है, क्यों आ रहा है। हम उस पर गोली कैसे चला सकते हैं, जबकि हो सकता है कि उसकी वजह से हमारी जान को कोई खतरा ना हो। प्रदीप ने उन्हें रोका। प्रदीप के नौकर की खिड़की बंद गई थी। अचानक वो खिड़की की तरफ आते आते नज़रों से गायब हो गया और फिजा फिर शांत और अंधेरी हो गई। कहाँ चला गया ये? गजानन ने हैरत से कहा। ठाकुर की आत्मा है। नजर आई और गायब हो गई। मुकुंद ने उस पर हल्का सा तंज किया। मुकुंद सीरियस और ठोस किस्म का नौजवान था। वो कम बोलने वाला और सुलझी हुई तबीयत का मालिक था, इसलिए अभी तक इस भयानक माहौल का गहरी खामोशी से जायज़ा ले रहा था। लेकिन आते हुए ठाकुर के मुर्दे के नज़र से गायब हो जाने पर उसने बड़ी शांति से ये तंज कर दिया, चलो खैर हुई, मैं तो डर गया था। गजानन ने फिर अपनी टांगे मेज़ पर फैला दी। दीनू, यहाँ आ जाओ। तुम्हारा ठाकुर का मुर्दा तो गायब हो गया। प्रदीप ने वहीं से आवाज़ दी। शफी ठहाका मारकर हंस दिया। मुकुंद आतिशदान में जलती लकड़ियों को पास पड़ी हुई लोहे की सलाख से उलट पुलट करने लगा, मगर न जाने क्या हुआ कि शफी का ठहाका उसके हलक में ही घुट गया। कमरे में मौजूद सबके सब सर से पैर तक लरस गए। हवा का एक तेज़ झक्कड़ न जाने किस रास्ते से या सामने वाले दरवाजे से इस तरह अचानक अंदर दाखिल हुआ कि सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। प्रदीप के नौकर के मुंह से चीख निकल गई और फटी फटी आंखों से उन लोगों ने देखा। आतिशदान में जलती हुई कोयला और लकड़ी के शोलों की लरसती हुई रोशनी में एक काला इंसानी साया कमरे के एंट्रेंस डोर में दाखिल हो रहा था। तुम कौन हो? गजानन की थरथराती हुई उंगली उसकी तरफ उठी। वह सर से पैर तक एक काला साया मालूम हो रहा था। सब अपनी अपनी जगह लरस कर कुर्सियों की पीठ से टिक गए।
उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। वो और आगे बढ़ा। उसका डायरेक्शन मुकुंद की तरफ था। इस वक्त प्रदीप को न जाने कैसे हिम्मत हो गई। उसने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर फेंकी और इस रोशनी में भी वो सिर्फ सर से पैर तक एक काला कपड़ा पहने हुए लाश ही मालूम हो रहा था। उसके काले कपड़ों से उसके हाथ की उंगलियां बाहर निकली थीं, लेकिन वो बिल्कुल इस तरह थीं जैसे किसी मुर्दे के ढांचे की होती हैं। काले कपड़े में उसका लंबा पीला चेहरा बहुत भयानक मालूम हो रहा था, जिस पर गोलों में धसी हुई आंखों के गड्ढे और भी भयानक थे। ठाकुर! किचन के दरवाजे से तीनों की चीखती हुई आवाज सुनाई दी और फिर वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। सबके होश उड़ गए। वो मुकुंद की तरफ बढ़ने लगा। मुकुंद का रुआं रुआं कांप उठा। बंदूक उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर पड़ी। आतिशदान के शोलों की कांपती रोशनी में जब ठाकुर के मुर्दे का साया लंबा होकर लरसता हुआ मुकुंद के ऊपर गया तो उसने एक जोरदार चीख मारी और गिर पड़ा। उस साये की पीठ प्रदीप की तरफ थी, लेकिन इतना सबने डरी नज़रों से देखा कि उसने मुकुंद को हाथ नहीं लगाया था, सिर्फ करीब पहुंचकर खड़ा हो गया था, मगर फिर मुकुंद की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी। शफी ने बंदूक तानी ही थी कि फायर करे, लेकिन वो शफी की तरफ घूम गया और न जाने क्यों शफी भी एक लंबी भयानक चीख मारकर ज़मीन पर गिर पड़ा। गजानन के तो होश उड़ चुके थे, लेकिन प्रदीप को कम से कम इतनी हिम्मत हो गई कि कांपते हुए हाथों से उसने बंदूक की लुबलुबी दबा दी। फायरिंग की आवाज़ सारी कोठी में गूंज गई, मगर वो हैरत और खौफ से चीख उठा जब उसने देखा कि सीने पर गोली लगने के बावजूद ठाकुर के साये पर कोई असर नहीं हुआ, बल्कि उसका रुख, उसका डायरेक्शन प्रदीप की तरफ हो गया। वो इसी तरह पैर घसीटता हुआ प्रदीप की तरफ बढ़ने लगा। प्रदीप ने दूसरा फायर किया, वो भी बेअसर रहा। तो क्या वाकई वो मुर्दा है? ये यकीन करते ही प्रदीप के हाथ पैर फूल गए। उसकी बंदूक नीचे आ गिरी और एक के बाद दीगरे दो चीखें और सुनाई दी, जिनके बाद पूरी कोठी फिर सन्नाटे में डूब गई। और कुछ ही मिनट बाद ये अंधेरी तूफानी रात फिर एक भयानक साये को समेटती हुई पुरानी पंचक्की की तरफ ले गई, जहाँ से आगे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। देहाती दीनू और प्रदीप का नौकर जग्गी दोनों सुपरिटेंडेंट पुलिस के सामने खड़े थे और सुपरिटेंडेंट जगदीश एक कुर्सी पर बैठे गौर से वो अखबार पढ़ रहे थे जिसमें ठाकुर पुंज की तरफ गए हुए 4 शिकारियों की गुमशुदगी और उनकी कार और सामान के मिलने की खबर छपी हुई थी। न जाने इन लोगों को इतनी जल्दी खबरें कहाँ से मिल जाती हैं। सुपरिटेंडेंट जगदीश अखबार एक तरफ फेंकते हुए बड़बड़ाए और फिर कुर्सी से उठकर टहलने लगे। दीनू और जग्गी के चेहरे उतरे हुए थे। अचानक सुपरिटेंडेंट ने उनकी तरफ घूम कर कहा, हाँ तो सिर्फ तुम दोनों बच गए और वो सब मर गए, यही ना? उनके लहजे में एक अजीब सी कड़वाहट थी। जी सरकार, तीनों ने सर झुकाकर कहा। लेकिन तुम्हें उस मुर्दे ने कैसे छोड़ दिया? सुपरिटेंडेंट ने रुक कर सवाल किया। हम लोग बेहोश हो गए थे डर के मारे। इसके बाद क्या हुआ हमें कुछ मालूम नहीं। सुबह होश में आते ही हम पुलिस को खबर देने के लिए रवाना हो गए। जग्गी ने सुपरिटेंडेंट की बात का जवाब दिया। मुझे तो ये तुम दोनों की ही शरारत मालूम होती है। शरीफ आदमियों को जहर देकर लूटने का तुमने ये नया ढोंग निकाला है। सुपरिटेंडेंट की आंखों में तेज चमक और लहजे में गुस्सा था। सरकार, ये आप क्या कह रहे हैं? हम गरीब, तीनों ने फर्राई हुई आवाज में बोलना चाहा। चुप रहो, मैं बदमाशों की रग रग पहचानता हूँ, सुपरिटेंडेंट ने उसे डांट दिया। हम सच कह रहे हैं माई बाप। जग्गी भी सुपरिटेंडेंट के सामने गिड़गिड़ाने लगा। मैं खूब समझता हूँ ये हथकंडे, सुपरिटेंडेंट ने सख्त नज़रें उनके चेहरे पर डालकर कहा।
इतने में सिटी इंस्पेक्टर लाशों के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट लेकर आ गया और सलाम करके सामने खड़ा हो गया। सुपरिटेंडेंट जगदीश ने रिपोर्ट्स हाथ में लेकर देखते हुए कहा, डॉक्टर भी यही कह रहा है कि कत्ल होने वाले चारों लोगों को बहुत असरदार और ख़तरनाक जहर देकर मारा गया है। फिर उसने धीरे से इंस्पेक्टर से कहा, आगे वो लिखता है कि ये जहर कम से कम हिंदुस्तान में तो नहीं मिलेगा। और साथ ही वो फिर तीनों और शिवनाथ की तरफ शक भरी नज़रों से देखने लगा। मुझे कुछ और भी शुबा हो रहा है, सुपरिटेंडेंट ने कुछ देर के बाद कहा। जी। इंस्पेक्टर कुछ और करीब हो गया। तुम्हें याद है 5 साल पहले इसी कोठी में एक रात ठाकुर गुरुदत्त सिंह और उनकी अंग्रेज बीवी ने खुदकुशी की थी? जी हाँ, याद है, इंस्पेक्टर याददाश्त पर जोर देकर बोला। उस दिन सुबह उनकी लाशों की हालत भी बिल्कुल ऐसी थी जैसे आज की इन 4 लाशों की। अब मुझे शक हो रहा है कि वो खुदकुशी की वारदात नहीं थी, ज़रूर उन्हें भी इन कमबख्तों ने ही जहर देकर मारा होगा। सुपरिटेंडेंट ने फिर दीनू और जक्की की तरफ इशारा किया। उन बेचारों के पीले चेहरे डर से और पीले हो गए। सरकार, फांसी चढ़ा दीजिए हमें, मगर हम सच कहते हैं कि हमने कभी कोई जुर्म नहीं किया है। आप हमारे चाल चलन की मालूमात यानी जानकारी ले लीजिए। हम तो खुद पुलिस को खबर करने आए थे, जग्गी ने हिम्मत करके कहा, मगर सुपरिटेंडेंट ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने इंस्पेक्टर के कान में कुछ धीरे से कहा जिसे वो लोग नहीं सुन सके। अलबत्ता इंस्पेक्टर ने भी धीरे लहजे में सुपरिटेंडेंट को सिर्फ इतना जवाब दिया, वो मैं जांच कर चुका हूँ, ये नौकरी पेशा लोग हैं और चाल चलन साफ है। सुपरिटेंडेंट ने सर हिलाया। ज़रूर कोई गहरी बात है, मुझे इनकी मासूमियत पर यकीन नहीं। वो बोला, सरकार आप खुद चल कर सब कुछ देख लीजिए, हम बिल्कुल बेगुनाह हैं। तीनों गिड़गिड़ाया। अच्छा, आज रात को हम खुद उस कोठी में रहकर देखेंगे और अगर तुम्हारी बात गलत निकली तो समझ लो कि फिर पुलिस के पंजे से कोई बचा नहीं सकता। सुपरिटेंडेंट जगदीश ने आखिर नरम होकर कहा। हम बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे माई बाप, शिवनाथ फिर बोला। खैर, अभी इन लोगों को हिरासत में रखो। रात को हमें उस कोठी पर पहुंचकर इनकी इस बकवास की तहकीकात करनी है और हम अपने साथ 2 सब इंस्पेक्टर और 10 सिपाही भी ले जाएंगे। सुपरिटेंडेंट जगदीश ने नए इंस्पेक्टर को हुक्म दिया। और हाँ, अभी अखबार वालों को कोई बयान नहीं देना। वो फिर बोला। जी, बहुत खूब। इंस्पेक्टर सर झुकाकर सल्यूट करता हुआ पीछे हट गया। वो चारों लाशें शहर के 4 जाने माने इज्जतदार नौजवानों की थी जो शिकार के बहुत शौकीन थे और इस शौक की खातिर उस अजीब मौत के शिकार हो गए थे। पोस्टमार्टम के बाद उन्हें अंतिम संस्कार के लिए उनके रिश्तेदारों के हवाले कर दिया गया। कल शाम से ही सारे शहर में उन शिकारियों की मौत के बारे में तरह तरह की अफवाहें फैल गई थीं, लेकिन आज इवनिंग टाइम्स ने तो सारी रियासत में आग लगा दी। इवनिंग टाइम्स ने आज फ्रंट पेज पर बड़े सनसनीखेज अंदाज में रहस्यमयी ठाकुर कोठी में 4 शिकारियों के रहस्यमयी कत्ल की डिटेल के अलावा एक और सनसनीखेज खबर छापी थी जिसे पढ़कर लोगों में अजीब सी दहशत फैल गई थी। इसकी हेडलाइन थी, सुपरिटेंडेंट पुलिस मिस्टर जगदीश पागल हो गए, भूतिया ठाकुर कोठी की इन्वेस्टिगेशन का नतीजा। और इस रिपोर्ट में बताया गया था कि कल जब सुपरिटेंडेंट पुलिस मिस्टर जगदीश, सिटी इंस्पेक्टर वाजिद अली, 2 सब इंस्पेक्टरों और 12 सिपाहियों समेत रात को ठाकुर हवेली पर दीनू और जग्गी के साथ उनके भूतिया बयान की तस्दीक के लिए गए। लगभग आधी रात के वक्त कोठी के बाहर पहरा देते हुए सिपाहियों ने नदी के किनारे वाली पंचक्की, जो कि कोठी के पीछे है, के नज़दीक बने हुए ठाकुर मठ की तरफ से तेज़ हवा के झक्कड़ चलते महसूस किए
और इसके बाद ही उन्हें उस तरफ के अंधेरे में एक भयानक साया जो पैर घसीट घसीट कर कोठी की तरफ चल रहा था उभरता दिखाई दिया। चारों तरफ के लोगों के बयान के मुताबिक यही ठाकुर गुरुदत्त का मुर्दा भूत या आत्मा था। बहरहाल पुलिस ने वार्निंग देने के बाद साए पर गोलियां चला दी, लेकिन हमारे सिपाही हैरत और डर से भाग खड़े हुए जब उन्होंने देखा कि उस पर बंदूक की गोली भी असर नहीं करती। फिर वो कोठी के नज़दीक पहुंचकर गायब हो गया और उसी सुबह को ठाकुर हवेली से सुपरिटेंडेंट पुलिस मिस्टर जगदीश बेहोश पाए गए। होश में आने पर मालूम हुआ कि वो पागल हो चुके हैं। पुलिस को कोई काबिले ज़िक्र सुराग हाथ नहीं लगा। इस वक्त वो हॉस्पिटल में मौजूद हैं और बार बार पागलपन में चीखने लगते हैं। उनके मुंह से अजीब अजीब बातें निकलती हैं। वो बार बार यही कहते हैं कि वो बहुत भयानक साया था, उस पर पिस्तौल असर नहीं करती, वो मुर्दा है, वो मुझे मार डालेगा, ठाकुर मैंने तुम्हें पहचान लिया है, तुम भूत बन गए हो, वगैरह वगैरह। और फिर वो अपने आप कुत्ते और बिल्ली की बोलियां बोलने लगते हैं। हैरान कर देने वाली बात यह है कि कोठी और उसके चारों तरफ सारे दिन तलाशी लेने के बाद भी कोई चीज़ ऐसी नहीं मिल सकी जिससे इन घटनाओं पर कोई रोशनी पड़ सके। बहरहाल पुलिस और इन्वेस्टिगेशन कर रही है और फ़ौरन पुलिस कमिश्नर ने इस अजीबोगरीब केस के लिए डिटेक्टिव मिस्टर खान को हायर किया है। डिटेक्टिव खान ने इस सिलसिले में अभी अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी कहने से इनकार कर दिया है। एक दूसरी दिलचस्प जानकारी ये है कि स्वर्गीय ठाकुर गुरुदत्त के बारे में अब पुलिस का ये मानना है कि 5 साल पहले उनके बारे में जो खुदकुशी की वारदात रिपोर्ट में दर्ज की गई थी वो गलत है। उन्हें भी ज़रूर किसी ने जहर देकर कत्ल किया है। लेकिन साथ ही पुलिस के कई अफसरों का ये भी मानना है कि हो सकता है क्योंकि ठाकुर ने इसी जहर से खुदकुशी की थी, इसलिए उनकी आवारा रूह या भूत को भी लोगों को इस तरीके से ख़त्म करने में मज़ा आता हो। इन शॉर्ट ये कि हालात बहुत पेचीदा और अजीब हैं और एक भी दलील समझ में नहीं आती, फिर भी हमें एक भूत और उसके भूतिया कत्ल को मानना पड़ेगा। अभी कुछ यकीनी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि ये सब कुछ कौन से सनसनीखेज सिलसिले की शुरुआत या अंजाम है। सुपरिटेंडेंट पुलिस मिस्टर जगदीश के पागल हो जाने के बारे में डॉक्टरों ने अपनी राय पोशीदा ही रखी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर कहानी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।